नमस्कार। मौद्रिक मान में अपन कल स्वर्णमान को पढ़ रहे थे और इसी में अब अपन देखें स्वर्णमान के समाप्त होने के कारण। स्वर्णमान विभिन्न देशों के बीच स्वर्ण कोषों में असमान वितरण होने से समाप्त हो जाता है। ये दशा हमारे प्रथम विश्व युद्ध और युद्धोत्तर काल में उत्पन्न हो गई थी। कीमत स्थिरता और विनिमय की स्थिरता को एक साथ प्राप्त करना आसान नहीं होता है। तीसरा कारण स्वर्णमान के समाप्त होने का था वो था कई देशों के द्वारा विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से स्वर्णमान की क्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई, यानी स्वचालित नहीं रहा। चौथा कारण है विभिन्न देशों की मुद्रा पर प्रतिबंध लगाने से स्वर्णमान की क्रिया से प्रतिबंध लगाने से स्वर्णमान की क्रिया में बाधा उत्पन्न हो गई। चौथा कारण इसका है विभिन्न देशों की मुद्राओं के मूल्य स्वर्ण में सही ढंग से नहीं आंकने से भुगतान असंतुलन को ठीक करना कठिन हो गया था। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं। इसके अलावा स्वर्णमान के अत्यधिक उपयोग से स्वर्णमान के स्वचालित क्रिया में बाधा पड़ी, क्योंकि स्वर्ण की गतिशीलता इससे कम हो गई, जिससे स्वर्णमान का अंत हो गया। छठा कारण इसका है युद्ध, आंतरिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता। इनके कारण भी स्वर्णमान मुद्रा की गतिशीलता बढ़ने से हॉट मनी का आवागमन तेज हो गया, जिससे वस्तुओं और कीमतों का कीमत स्तर आदि का कोई जुड़ाव नहीं रहा और स्वर्णमान के संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। फिर आधारभूत भुगतान असंतुलन, 1930 की महान आर्थिक मंदी, इसके कारण भी स्वर्णमान जारी नहीं रह पाया। आठवां कारण है इसके बाद 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की व्यवस्था में स्वर्ण समतामान स्थापित किया गया, लेकिन लगभग 25 साल बाद ये प्रणाली भी की सुगमतापूर्वक अपना कार्य नहीं कर पाई और अंत में स्वर्ण का स्थान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली से पूर्णतः समाप्त हो गया और वर्तमान में इसकी वापसी अभी दूर दूर तक होती दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन स्वर्ण सट्टेबाजी के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण वस्तु माना जाता है और इसकी तरलता काफ़ी अधिक मानी जाती है। इसीलिए रिजर्व परिसंपत्तियों के रूप में या पोर्टफोलियो परिसंपत्तियों के रूप में लोग वर्तमान में इसका उपयोग करने लगे हैं। अब हम बात करें द्विधातुमान की। ग्रेशम के नियम में हमने ये देखा था कि द्विधातुमान में स्टैंडर्ड मुद्रा और मानक मुद्रा का मूल्य एक साथ दो धातुओं में, जो कि ज़्यादातर सोना और चांदी, स्वर्ण और रजत होता है, उसके अंदर निर्धारित किया जाता है। दोनों धातुओं में सिक्के साथ साथ चलन में होते हैं और एक स्थिर विनिमय दर, जिसे हम टकसाल की दर या टकसाल का अनुपात भी कहते हैं, इसे हम मिंट रेट और मिंट रेशो कहते हैं, इनमें आपस में बदले जा सकते हैं। सरकार अपने द्वारा निर्धारित कीमतों पर सोना और चांदी खरीदने के लिए तैयार होती है। दोनों सिक्के असीमित मात्रा तक कानूनी दृष्टि में वैध माने जाते हैं और उनका स्वतंत्र सिक्का ढलाई हो सकती है। उस देश में सोने और चांदी का बिना किसी प्रतिबंध के आयात निर्यात किया जा सकता है। तो ये इस तरह का मौद्रिक मान द्विधातुमान या विशुद्ध द्विधातुमान माना गया। यदि मौद्रिक प्रणाली में एक ही धातु की स्वतंत्र ढलाई हो तो वो लंगड़ाता हुआ द्विधातुमान कहलाता है। यदि दोनों सिक्कों में विनिमय का अनुपात कानून द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है तो उसे बाज़ार के विनिमय अनुपात के अनुसार ही परिवर्तित किया जाता है, तो उसे समानांतर द्विधातुमान या दोहरा मान कहते हैं। अमेरिका में 1792 में
सिक्का ढलाई अधिनियम के अनुसार चांदी का सोने के साथ टकसाली अनुपात 15:1 था। व्यवहार में द्विधातुमान का बने रहना काफ़ी कठिन होता है। सोना और चांदी की टकसाली अनुपात और बाज़ार अनुपात ये बहुत लंबे समय तक समानता इनमें नहीं पाई जा सकती है और सस्ता धातु की ही चलन में रह जाती है और महंगी धातु धीरे धीरे चलन से बाहर हो जाती है। अब हम देखें कागजी मान। कागजी मान उस मौद्रिक प्रणाली को कहा जाता है जिसमें सरकार या देश के केंद्रीय बैंक या दोनों के द्वारा जारी किए गए कागजी नोट असीमित विधिग्राह्य मुद्रा के रूप में चलन में होते हैं। इसके साथ ही सिक्के भी टोकन मुद्रा के रूप में चलन में होते हैं, लेकिन चलन में होने वाली मुद्रा को सोने या चांदी में बदलने या उसका मूल्य सोने या चांदी में आंकने की कोई व्यवस्था इसमें नहीं रहती है। कागजी मान को प्रतिबंधित करेंसी भी कहा जाता है क्योंकि सरकार या मौद्रिक अधिकारी देश की आर्थिक स्थिरता के लिए उस पर नियंत्रण रखता है ताकि देश की अर्थव्यवस्था को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचे। कागजी मुद्रा सरकार की आज्ञा से चलती है और इसीलिए लोग बाग इस कागजी मुद्रा को लेने को तैयार होते हैं, अदरवाइज इसे कोई लेना नहीं चाहता है। इसीलिए कागजी मुद्रा मान को फिएट मान भी कहा जाता है। आज कागजी मुद्रा मान के अपने कुछ गुण और दोष हैं। इसके अगर हम गुण देखें तो ये बहुत लचीली होती है। देश में ज़रूरत के मुताबिक हम इसकी पूर्ति को घटा और बढ़ा सकते हैं। दूसरा ये कि युद्ध और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार व्यवस्थित की जा सकती है। तीसरा गुण इसके साथ ये है कि इसके अंतर्गत विनिमय दर को स्थिर करने में हमें काफ़ी आसानी होती है। ये किफ़ायती होती है यानी इकोनॉमिक होती है क्योंकि इसके लिए इसमें हम सोने और चांदी की बहुत थोड़ी मात्रा रख करके और इसको हम आगे चला सकते हैं। इसके अलावा इसमें उत्तम मुद्रा के भी कुछ गुण पाए जाते हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कागजी मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफ़ी उपयुक्त है, लेकिन इसके कुछ दोष भी हैं। इसका सबसे बड़ा दोष तो ये है कि मांग से ज़्यादा पूर्ति अगर हो जाती है तो मुद्रास्फीति की स्थिति से हमारी अर्थव्यवस्था को गुजरना पड़ता है। दूसरा ये कि किसी धातु से जुड़ाव नहीं होने के कारण दो देशों के बीच मौद्रिक व्यवस्थाओं में संपर्क स्थापित करना काफ़ी मुश्किल होता है। इससे विनिमय दर में भारी उतार चढ़ाव आता है। तीसरा है कि इसमें आर्थिक स्थिरता से बाहरी आर्थिक स्थिरता उत्पन्न होती है और बाहरी आर्थिक अस्थिरता से आंतरिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति से मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है और अवमूल्यन होने पे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस तरह अस्थिरता का एक कुचक्र इस पत्र मुद्रा के कारण चलता है। नोट निर्गमन के सिद्धांत और विधियाँ। नोट निर्गमन के दो सिद्धांत हैं, पहला करेंसी सिद्धांत और दूसरा है बैंकिंग सिद्धांत। करेंसी सिद्धांत सुरक्षा का आधार मानता है और इस बात पर बल देता है कि कागजी मुद्रा में जनता का सर्वाधिक विश्वास होना चाहिए, लेकिन जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए कागजी मुद्रा के पीछे 100% किसी धातु की मुद्रा होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में सोने और चांदी की भारी मात्रा रिजर्व में रखने में पड़ते हैं और रखी जाती है। हालांकि उसमें सिक्के चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि सोने और चांदी के सिक्के हम चलाएं, उसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन रिजर्व में सोना और चांदी रखना आवश्यक होता है। इस प्रणाली में अत्यधिक नोट निर्गमन का भय नहीं रहता है, लेकिन मुद्रा प्रणाली में लोच नहीं रहती है जो
अर्थव्यवस्था के उचित संचालन के लिए आवश्यक होती है। इसलिए ये सिद्धांत अब लागू करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। दूसरा सिद्धांत बैंकिंग सिद्धांत है, जिसका आधार लोच है, जिसका तात्पर्य ये है कि मुद्रा की निकासी देश की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाया जा सके, अन्यथा उसे कम भी किया जा सके। इसलिए इसमें 100% सोना या चांदी रिजर्व में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आंशिक रूप से धात्विक रिजर्व रखकर ही काम चलाया जा सकता है। इस व्यवस्था में मौद्रिक अधिकारी को देश में मुद्रा की पूर्ति को समायोजित करने का पूरा अवसर मिल जाता है और इससे मौद्रिक नीति का संचालन ज़्यादा कुशलता से किया जा सकता है। आजकल प्रतिबंधित कागजी मुद्रा का चलन है, जो कि जनता के विश्वास पर चलती है और 100% धातु का रिजर्व इसके पीछे रखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम देखें नोट निर्गमन की 4 विधियाँ। सबसे पहली विधि है अधिकतम प्रत्यायी निर्गमन प्रणाली, या जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम फिड्यूशरी इशू सिस्टम। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार नोट निर्गमन की एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर देती है, जहां तक केंद्रीय बैंक बिना किसी धातु के रिजर्व के रखे नोटों का निर्गमन कर सकता है और उससे परे नोट जारी करने के लिए धातु का 100% रिजर्व रखना होता है। अधिकतम सीमा अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तय की जाती है और उसमें ज़रूरत पड़ने पर फेरबदल भी किया जा सकता है। ये प्रणाली फ्रांस में 1870 से 1928 तक और इंग्लैंड में 1939 में और जापान में 1941 में अपनाई गई थी। इसमें एक सीमा के बाद ही स्वर्ण कोष रखने की आवश्यकता होती है। दूसरा है स्थिर प्रत्यय निर्गम प्रणाली। इसमें नोटों की एक स्थिर मात्रा कानून द्वारा निर्धारित कर दी जाती है, जिस सीमा तक कोई धात्विक रिजर्व नहीं रखा जाता है। इससे ऊपर नोट जारी करने के पीछे 100% धात्विक रिजर्व रखना होता है। ये प्रणाली इंग्लैंड में 1844 से 1939 तक अपनाई गई थी। 1939 में अधिकतम प्रत्यय प्रणाली वहाँ अपना ली गई थी। इस प्रणाली में नोट निर्गमन की मात्रा को नियमित करने में मदद मिलती है और मुद्रास्फीति को टालना भी इसमें आसान हो जाता है। तीसरा है आनुपातिक रिजर्व प्रणाली। इस प्रणाली में नोट निर्गमन में एक निर्धारित अनुपात के पीछे धात्विक रिजर्व रखना पड़ता है और शेष के पीछे स्वीकृत प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं। धात्विक रिजर्व का अनुपात सामान्यतः 25 से 40% तक रखा जाता है और ये प्रणाली पहले फ्रांस, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में अपनाई गई थी। भारत में नोट निर्गमन की ये प्रणाली 1927 से 1956 तक अपनाई गई थी। उस अवधि में नोट निर्गमन की राशि का कम से कम 40% अंश सोने के रूप में रखा जाता था और प्रारंभिक अधिनियम के अनुसार स्टर्लिंग प्रतिभूतियों को भी उसमें रखना होता था, लेकिन एक शर्त ये होती थी कि सोने के सिक्के और धातुओं की मात्रा किसी भी समय मूल्य में 40 करोड़ रुपए से कम नहीं होती थी। अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में रिजर्व की आवश्यकताओं का पालन न करने का अधिनियम में भी प्रावधान रखा गया था। 1956 में भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को देखते हुए नोट निर्गमन की प्रणाली आनुपातिक रिजर्व प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम रिजर्व प्रणाली कर दी गई। चौथा प्रकार है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली। इस प्रणाली में नोट निर्गमन के पीछे एक निर्धारित मात्रा में न्यूनतम रिजर्व रखा जाता है और इस व्यवस्था में नोट निर्गमन किसी भी सीमा तक किया जा सकता है। भारत में ये प्रणाली 1956 से प्रचलन में है।
भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार विदेशी विनिमय रिजर्व की मात्रा 400 करोड़ रुपए व सोने के सिक्कों और धातु की मात्रा 115 करोड़ रुपए, कुल मिलाकर 515 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। सोने की मात्रा का पुनर्मूल्यांकन करने पर इसे 40 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 115 करोड़ रुपए पर लाना संभव हो गया था। ये हमारा चैप्टर